हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल यूपी ट्रिपल एस सी अड्डा पर। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जब आप पोस्टल असिस्टेंट ज्वाइन करेंगे तो आपको पोस्ट ऑफिस में किस किस तरह की कार्य को करना पड़ता है। इस वीडियो में आपको ये भी जानकारी दूंगा कि आप जब ज्वाइन करेंगे पोस्ट ऑफिस को तो कौन सा ऑफिस आपको लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर दो तरह के पोस्ट ऑफिस होते हैं। तो आप ये डिसाइड कर पाएंगे कि कौन से पोस्ट ऑफिस में जाना आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो इसलिए अगर आपकी ज्वाइनिंग अभी नहीं हुई है या पोस्ट ऑफिस आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ध्यान से इस वीडियो को आप देखेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को अपने ग्रुप में भी शेयर कर सकते हैं, जिससे कि और लोगों को इसके बारे में जानकारी मिल सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एक छोटा सा प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा जिसका एक डिटेल वीडियो आपको मैंने पहले ही बता रखा है ज्वाइनिंग प्रोसेस के बारे में, कि जब आप पोस्ट ऑफिस को ज्वाइन करेंगे तो उसका प्रोसेस क्या होता है। तो सबसे पहले जो एसएससी है, ठीक है, वो आपके डोजियर को भेजेगी पोस्टल डायरेक्टरेट को। ठीक है, तो पोस्टल डायरेक्टरेट क्या करेगा, आपसे सर्किल का अलॉटमेंट के लिए आपसे एप्लीकेशन मांगेगा। उसके बाद जब आपका सर्किल अलॉट हो जाएगा तो आपको जो है, आपका जो डॉक्यूमेंट्स है, जो भी जिस जिस सर्कल में गए हैं उनका जो है डॉक्यूमेंट भेज दिया जाएगा सर्किल ऑफिस में, जिसके हम सीपीएमजी कहते हैं। ठीक है, जहां पर डिटेल में आपको मैं वीडियो में बता चुका हूं, जिसको इस आप वीडियो को जाकर देख सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। और ये भी उसमें पता कर पाएंगे आप कि ज्वाइनिंग प्रोसेस में टोटल कितना टाइम लगता है, यानी कितने टाइम में आप एसएससी आपके डॉक्यूमेंट्स भेजती है और कितने दिनों में लगभग आपकी ज्वाइनिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है और आप जॉब करने लगते हैं। सर्किल ऑफिस के बाद आपका डिवीजन अलॉटमेंट का काम होता है। उसके बाद आपकी जो फाइल है वो डिविजनल ऑफिस जाती है, उसको हम डीओ कहते हैं। और उसके बाद में आपका डिविजनल ऑफिस क्या करता है, आपका जो ऑफिस है उसको अलॉट कर देता है और आप अपनी वर्किंग को स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए आपको मैं बता देता हूं, इस प्रोसेस से बताऊंगा यहां पर जब आपको डिविजनल ऑफिस अलॉट हो जाता है उसके बाद का आपका काम क्या रहता है। ठीक है, तो मान लीजिए आपको कोई डिवीजन अलॉट हुआ। ठीक है, मान लीजिए कोई आपको डिवीजन अलॉट हुआ, तो सबसे पहले क्या होता है कि आपकी एक 2 वीक की इन हाउस ट्रेनिंग होती है। ठीक है, 2 वीक की इन हाउस ट्रेनिंग होती है, जिसके अंतर्गत आपको पोस्ट ऑफिस के बारे में बताया जाता है। ये जो ट्रेनिंग होती है बहुत ही हार्ड नहीं होती है, नॉर्मल सी ट्रेनिंग होती है। और जिसमें आपको ये बताया जाता है कि हाँ, पोस्ट ऑफिस में कौन कौन से टाइप के वर्क होते हैं, और पोस्टल डायरेक्टरेट से लेकर के सीपीएमजी एंड रीजनल ऑफिसर्स के बारे में बताया जाता है। यानी उसकी हायरार्की जो होती है वो बताया जाता है कि कहाँ कहाँ से क्या क्या कनेक्टेड है। ठीक है, एंड क्या क्या वर्क होते हैं इसके बारे में बताया जाता है। जब आपकी 2 वीक की इन हाउस ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी तो जो डिविजनल हेड होते हैं, वो चाहे एसपीओज कहलाते हैं या फिर एसएसपीओज कहलाते हैं। ठीक है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस या सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस, ये क्या करते हैं, आपको एक ऑफिस अलॉट करते हैं। ठीक है, तो वो ऑफिस कोई भी हो सकता है। पहला ऑफिस हो सकता है एचओज यानी कि हेड ऑफिस कह सकते हैं, और दूसरा ऑफिस आपका कहलाता है एसओ यानी कि सब ऑफिस। ठीक है, तो या तो आपको हेड ऑफिस मिल सकता है या फिर सब ऑफिस मिल सकता है। एसओज में भी दो ऑफिस होते हैं, एक होता है टीएसओ होता है और एक सिंपल एसओ होता है। टीएसओ का मतलब होता है टाउन, यानी कि आप सिटी के अंदर जो ऑफिसर्स रहते हैं, जो कि नॉन डिलीवरी ऑफिसर्स होते हैं, उनको हम टीएसओ कहते हैं। और जो सब ऑफिसर्स होते हैं वो पूरे डिस्ट्रिक्ट में या पूरे डिवीजन में कहीं भी हो सकते हैं। एक रूरल एरिया में भी हो सकता है, या फिर सिटी के अंदर भी हो सकता है। ठीक है, तो जिनको प्रॉब्लम होती है गांव में रहने में या रूरल इलाके में रहने में, तो उनके लिए जो सबसे बेहतर होता है वो आप हेड ऑफिस चूज कर सकते हैं या फिर टीएसओ चूज कर सकते हैं। ये आपको तो चूज करने को नहीं मिलेगा, पर अगर आपको ये मिलता है तो आपको ज्यादा सुविधा मिल सकती है, क्योंकि जो हेड ऑफिसर्स होते हैं वो डिवीजन का जो हेड ऑफिस होता है मेनली वो सिटी में ही होता है, मेन सिटी में ही होता है। और जो टीएसओ होता है वो जो आपके हेड ऑफिस होते हैं उसी के इर्द गिर्द में ही पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये आपके हेड ऑफिस हो गए और टीएसओ हो गए।
टीएसओ और एसओ का जो काम होता है, जो वर्क होता है वो सेम होता है। बस फ़र्क इतना होता है कि यहाँ पर क्या होता है, डिलीवरी ऑफ़िस नहीं होता है इसमें, है ना? टीएसओ में डिलीवरी ऑफ़िस नहीं होता है और एसओ में डिलीवरी ऑफ़िस होता है। इसका मतलब ये हो गया कि टीएसओ क्या होता है, ये पोस्ट जो लेटर्स होते हैं, ठीक है? ये इनकी डिलीवरी नहीं करता है, ठीक है? उसका जो सारा काम होता है वो हेड ऑफ़िस से होता है और जो एसओ जो होता है वो लेटर्स की भी डिलीवरी करता है, ठीक है? तो एक-एक करके हम जानेंगे। सबसे पहले हम हेड ऑफ़िस के वर्क को जानेंगे। तो हेड ऑफ़िस क्या होता है कि पूरे डिवीज़न में जितने भी सब ऑफ़िसर्स होते हैं, उनके सारे रिकॉर्ड को कीप करता है या रखता है, ठीक है? और उन पर एक निगरानी भी रखता है, ठीक है? तो इसमें क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट जो है वर्क डिफरेंट डिफरेंट पीपल्स को अलॉट होता है। तो हम यहाँ पर जानेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है, एक होता है आपका काउंटर्स के बारे में सबसे पहले मैं बता दूं कि हेड ऑफिस में काउंटर्स होते हैं। एक होता है एमपीसीएम काउंटर, सबसे पहले होता है जहां पर आपकी जो लेटर्स की होती है बुकिंग, और वहां पर और भी डिफरेंट वर्क होते हैं जैसे पीएलआई का भी जमा होता है। तो एमपीसीएम के काम हो गए। दूसरा आपका हो जाता है मेल डिलीवरी, ठीक है? तो दूसरा क्या होता है, आपका मेल डिलीवरी का काम होता है। यानी कि बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पर जो आरएमएस होता है, रेलवे मेल सर्विसेज, वहाँ से लेटर्स आते हैं बैग में भर भर के और उसके बाद हेड ऑफिस में लाए जाते हैं मेल डिलीवरी सेक्शन में। और वहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट पोस्टमैन को जो डिफरेंट डिफरेंट लेटर्स होते हैं उनको छांट करके उनको दे दिया जाता है डिलीवरी करने के लिए। वो सुबह जाते हैं, डिलीवर करते हैं, डिलीवर करके आते हैं और रिकॉर्ड को मेंटेन करते हैं। एमपीसीएम को अपने मैंने बता दिया कि यहाँ पर जैसे रजिस्ट्री होती है, स्पीड पोस्ट होता है, पार्सल होता है, इनकी यहाँ पर बुकिंग होती है। और साथ ही साथ डिफरेंट वर्क भी लाइक पीएलआई को जमा करना, ये सब भी काम यहाँ पर किए जाते हैं। थर्ड आपका होता है एसबी काउंटर। तो इसमें क्या होता है, मेनली इसमें काम यही होता है कि जो बैंकिंग सिस्टम से जितने संबंधित काम है, खाता, सेविंग अकाउंट हो गया, आरडी हो गया, एफडी हो गया, सुकन्या समृद्धि हो गया, यानी कि जितने भी बैंकिंग से संबंधित काम होते हैं वो एसबी काउंटर पर होते हैं। तो ये तीन क्या होते हैं, बेसिकली काउंटर्स होते हैं, ठीक है? यानी कि आपका यहाँ पर डायरेक्ट जो फेस करेंगे वो आप करेंगे पब्लिक से, यहाँ पे यानी कि पब्लिक डीलिंग होती है एमपीसीएम काउंटर पे। और मेल डिलीवरी सेक्शन में तो इनडायरेक्टली आप पब्लिक से कनेक्ट करते हैं, क्योंकि क्या होता है कि यहाँ पर जो पब्लिक से कनेक्शन होता है वो यहाँ पर पोस्टमैन का ही होता है। जो पीए कैडर के लोग होते हैं वो ऑफिस के अंदर ही वर्क करते हैं। वो क्या करते हैं कि सभी पोस्टमैन को लेटर्स को दे देते हैं और शाम को उनका हिसाब किताब लेते हैं कि आपने कितने डिलीवरी किया और कितना आप रिटर्न करके ले आए हैं, ठीक है? एसबी काउंटर पे भी यही होता है कि आप जो भी जमा निकासी का काम होता है या कोई नया खाता खोलना है, आरडी हो गया, एफडी हो गया, एनएससी, केवीपी, ये सारा काम एसबी काउंटर पर किया जाता है। उसके बाद ये हो गए आपके फ्रंट, कह सकते हैं आप फ्रंट वर्क कह सकते हैं, जिसमें आपको पब्लिक डीलिंग का काम होता है। अब आते हैं, हम आपको बैक ऑफिस के बारे में बताते हैं कि कुछ बैक ऑफिस के काम भी होते हैं। यानी कि जैसे हो गया अकाउंट सेक्शन, है ना? तो अकाउंट सेक्शन में क्या होता है, यहाँ पर होता है जैसे कि आपकी सैलरी लगनी होती है। तो सैलरी का काम यहाँ पर पूरे डिवीजन में जितने लोगों की सैलरी लगनी होती है वहाँ पर अकाउंट सेक्शन में होता है। उसके अलावा क्या होता है, आपकी जो सर्विस बुक होती है वो भी अकाउंट सेक्शन में मेंटेन होता है। साथ ही जो ऑफिसर्स होते हैं वो जो अपने खर्चे करते हैं बिल्स के माध्यम से या किसी भी चीज़ के माध्यम से, उसका जो रिकॉर्ड कीपिंग का काम होता है या डीएपी को भेजना होता है अकाउंट सेक्शन में, जितने भी जो खर्चे होते हैं, बजट से संबंधित चीज़ें होती हैं, वो भी आपका अकाउंट सेक्शन देखता है। और साथ ही ऐसा होता है कि यहाँ पर जैसे पेंशनर्स हैं कि अगर कोई रिटायर हो गया, उसके पेंशन से संबंधित कार्य भी अकाउंट सेक्शन में देखा जाता है। तो यहाँ पर पब्लिक डीलिंग को नहीं कह सकते हैं, यहाँ पर जो डिपार्टमेंटल एम्प्लॉइज रहते हैं उनको डील किया जाता है और इनका बाहरी पब्लिक से कोई मतलब नहीं होता, इसलिए इसको हम बैक ऑफिस का काम कहते हैं। नेक्स्ट चीज आपका हो गया पीएलआई कहते हैं, पीएलआई सेक्शन, सीपीसी पीएलआई। ये हर जगह आपको नहीं मिलेगा, सीपीसी हर जगह हर डिवीजन में नहीं पाए जाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो पीएलआई होता है, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस होता है, या आरपीएलआई, रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, उसके जितने भी डॉक्यूमेंट्स बनते हैं, आपके जो बीमा की पॉलिसीज होती है, वो क्या करते हैं, यहाँ पर फीडिंग का कार्य होता है। वहाँ पर पूरा उनका जो है बॉन्ड बनाया जाता है और उनको सेंड किया जाता है।
तो यहाँ पर भी डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता है पब्लिक से, क्योंकि क्या होता है जितने सब ऑफिसर्स वाले रहते हैं या एजेंट्स रहते हैं वो अपने बॉन्ड्स को या जो फॉर्म होते हैं उनको ला करके सीपीसी में पहुंचाते हैं और सीपीसी में बॉन्ड तैयार किया जाता है और उन्हें बॉन्ड भेज दिया जाता है। नेक्स्ट चीज आपका आता है ट्रेजरी। ठीक है, नेक्स्ट चीज आता है, यहाँ पर हम देख लेते हैं 6 नंबर पे ट्रेजरी। ठीक है, ट्रेजरी में जो मेन काम होता है ट्रेजरी का वो जो पैसे होते हैं, चाहे सब ऑफिस का पैसा हो चाहे हेड ऑफिस का पैसा हो, यहाँ पर रखे रहते हैं। और इनका काम क्या होता है कि पैसों को अलग अलग जहाँ पर सब ऑफिस है, जहाँ पर डिमांड है वहाँ पर पहुँचाना, और जहाँ पर एक्सेस अमाउंट है किसी सब ऑफिस में वहाँ से पैसे को अपने पास ला के रखना। और हेड ऑफिस में भी अगर अमाउंट ज़्यादा हो जाता है एक लिमिट से तो उसको वो बैंक में जमा कराते हैं। तो ट्रेजरी में ये काम होता है। उसके बाद एक और होता है, उसको हम कहते हैं सब अकाउंट, यानी अकाउंट सेक्शन का ही है पर ये सब अकाउंट है। इसमें क्या होता है कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स या कुछ भी आते हैं सब ऑफिस से, तो सबसे पहले वो सब ऑफिस सब अकाउंट्स के पास आते हैं। तो सब अकाउंट्स में जो भी चीज़ें आती हैं उसको एक तरह से आप रिसीट एंड डिस्पैच का काम इसको कह सकते हैं कि जितने भी सब ऑफिसर्स हैं जो अकाउंट बैग भेजते हैं यहाँ पर, वो क्या करता है सब ऑफिस वाला, वो डिफरेंट डिफरेंट पर्सन को, यानी डिफरेंट डिफरेंट, जैसे कि किसी का अगर एमपीसीएम से संबंधित है तो उसको वो दे देंगे, मेल डिलीवरी से संबंधित है तो मेल डिलीवरी के पास चला जाएगा, अकाउंट से संबंधित है तो अकाउंट्स के पास चला जाएगा। यानी कि सब ऑफिस को अगर हेड ऑफिस से कनेक्ट करना रहता है या कुछ भेजना रहता है तो सबसे पहले वो सब अकाउंट के पास भेजता है। ठीक है, उसके अलावा भी चीजें रहती हैं, जैसे आप कह सकते हैं होता है एसओएसबी होता है। ठीक है, एसओएसबी होता है, इसमें क्या होता है कि जैसे खाता रिवाइवल के लिए आता है, कोई खाता है जो फ्रीज हो चुका है, कई सालों से में लेन देन नहीं हुआ है, तो उसको फ्रीज के लिए, अनफ्रीज के लिए होता है। वो अथॉरिटी जो है सब ऑफिसर्स के पास नहीं रहती है, तो वो क्या करते हैं एक बंडल बना करके सब अकाउंट के पास भेजते हैं, फिर सब अकाउंट वाले क्या करते हैं एसओएसबी के पास भेज देते हैं और वो उसको रिवाइव करके या अनफ्रीज करके वापस उसको सब ऑफिस में भेज देते हैं। तो ये हो गए हेड ऑफिस के काम। तो हेड ऑफिस में आप देखोगे वैरायटी ऑफ वर्क रहता है, तो आपको यहाँ पर एक अच्छा एक्सपोजर मिलेगा अगर आप हेड ऑफिस को ज्वाइन करते हैं। तो यहाँ पर 2 चीज़ें रहती हैं, पहली चीज़ तो ये होगी कि आप किसी सिटी के अंदर ही रहेंगे, जो मेन सिटी होती है किसी डिस्ट्रिक्ट की या किसी डिवीज़न की, तो आप उस मेन सिटी के मेन जगह पे रहेंगे, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ ये होती है कि आपको यहाँ पर डिफरेंट टाइप के वर्क देखने को मिलेंगे, जो कि सब ऑफिसेज़ में प्रॉपर देखने को नहीं मिलते हैं। बट यहाँ पर एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि आपको जो टाइमिंग है उसको आपको कंप्लीटली फॉलो करना होता है, यानी कि 10 से 6 आपको ये जॉब करनी पड़ती है। सैटरडे को छुट्टी तो नहीं होती है, आपको 6 डे वर्किंग होती है और आपको टाइम को प्रॉपर फॉलो करना रहेगा, आपको टाइम से आना है और टाइम से जाना होता है। ये होता है आपके हेड ऑफिस के वर्क। ठीक है, अब आते हैं हम देख लेते हैं कि सब ऑफिसर्स के क्या काम होते हैं। सब ऑफिस में लगभग सेम काम होते हैं, पर इनके पास जो वर्कलोड रहता है इन कंपैरिजन टू हेड ऑफिस वो कम रहता है, क्योंकि सब ऑफिस भी कई तरह के होते हैं। पहले तो हम बता देते हैं, अब चलिए सब ऑफिस के बारे में हम आपको बता देते हैं। सब ऑफिस क्या होता है कि एक होता है सिंगल हैंड का ऑफिस, सिंगल हैंड। ठीक है, और दूसरा क्या होता है डबल हैंड। अब उसके बाद आते हैं एचएसजी। ठीक है, सिंगल हैंड में सिर्फ एक व्यक्ति रहता है, यानी सिर्फ एक पीए रहता है, और उसी को हम एसपीएम भी बोलते हैं, यानी कि सब पोस्ट मास्टर बोलते हैं। डबल हैंड में एक एसपीएम रहते हैं, ठीक है, और एक होता है पीए। ठीक है, यानी कि एक एसपीएम सब पोस्ट मास्टर और एक पीए यानी पोस्टल असिस्टेंट रहता है। एचएसजी में एक एसपीएम रहते हैं, ठीक है, और एक से ज्यादा पीए रहते हैं। ठीक है, यानी एक से ज्यादा पीए रहते हैं, मोर देन वन। ठीक है, तो जब आप ज्वाइन करेंगे तो आपको सिंगल हैंड पोस्ट ऑफिस मिलने के चांसेस बहुत कम रहते हैं, या फिर ना के बराबर कह सकते हैं। अगर बहुत ही क्रिटिकल केस है जहां पर एम्प्लॉयज की कमी है तो ही आपको सिंगल हैंड मिलेगा, या फिर सिंगल हैंड आपको ना के बराबर है आपको नहीं मिलेगा। आपको जो मिलने के चांसेस रहते हैं सब ऑफिस में वो डबल हैंड या फिर एचएसजी मिलते हैं। ठीक है, ज्यादातर चांसेस रहते हैं कि आपको एचएसजी मिले, और कहने का मतलब 90% चांसेस ये है कि आपको एचएसजी मिलेगा और 10% चांस है
कि आपको डबल हैंड मिल जाएगा। डबल हैंड इसलिए चांसेस कम रहते हैं क्योंकि यहाँ पर 2 ही लोग मिल कर के एक ऑफ़िस को चला रहे होते हैं और काफ़ी वर्कलोड होने की वजह से क्या होता है, अगर आप नए-नए जाते हैं, आपको ज़्यादा उसके बारे में जानकारी नहीं रहेगी, तो वहाँ पर पब्लिक को ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है और आप भी ज़्यादा गलतियाँ करेंगे, तो इसी वजह से डबल हैंड ऑफ़िस आपको नहीं मिलते हैं। एचएसजी में आपको चीज़ें मिल जाती हैं, आपको ज़्यादातर ऑफ़िस में आपको ये मिल जाता है। तो अब आप मान लीजिए कि एक सब ऑफ़िस आप जॉइन कर रहे हैं, ठीक है? तो सब ऑफ़िस में क्या काम रहता है? जैसे हमने आपको बताया कि अगर टीएसओ आपको मिल गया, तो वहाँ पर डिलीवरी सेक्शन नहीं रहता, यानी कि मेल सेक्शन आपका नहीं रहेगा, ठीक है? मेल सेक्शन नहीं रहेगा यानी कि आप यहाँ पर वर्क नहीं करोगे, तो ज़्यादातर आपको वर्क में क्या होगा, काम क्या कराया जाएगा, आपको बुकिंग का काम कर सकते हैं, जैसे एमपीसीएम का काम कर सकते हैं। और यहाँ पर ये और भी वर्क होते हैं, जैसे कि आपको सारा का सारा काम, जैसे पीएलआई जमा करना हो गया, ठीक है? लेटर्स की बुकिंग आपको मैंने बता दिया, लेटर्स की बुकिंग हो जाएगा। साथ ही साथ आपको एसबी के भी काम करने को पड़ सकते हैं, ठीक है? यानी कि सेविंग बैंक से संबंधित, जैसे कि कोई जमा करना या निकासी करना है, या फिर आरडी खोलना, एफडी खोलना, एनएससी केवीपी रिलीज़ करना, या फिर ठीक है, उनकी पेमेंट करना, ठीक है? तो ये सारे काम आपको डबल हैंड में या आपको एचएसजी है, वहाँ पर भी करने को मौका मिल सकता है। यानी कि यहाँ पर क्या होता है कि आप शुरुआती दौर में ही आप वो सारे काम कर पाएँगे जो कि आपको हेड ऑफ़िस में कार्य करने को नहीं मिलता है, ठीक है? जैसे आपको हेड ऑफ़िस में मैंने बताया था कि आपको, अगर आप एमपीसीएम काउंटर पे हैं, तो एमपीसीएम काउंटर ही देख पाएँगे। आपको मेल डिलीवरी सेक्शन का काम नहीं देखना है। अगर आप मेल डिलीवरी देख रहे हैं, तो आप एमपीसीएम का काम नहीं देखेंगे। जब आप एसबी पर लगे होते हैं, तो आप मेल सेक्शन या किसी अलग काम नहीं देख पाएँगे। और जब अकाउंट में भी अलग-अलग सीटें हैं, जैसे कि आपको बता दिया, अकाउंटेंट की सीट होती है, ठीक है? जो सर्विस बुक से संबंधित काम देखते हैं, और जो बिल्स रहते हैं, उनको देखते हैं, ठीक है? बिल्स बाबू होते हैं। उसके अलावा आपकी एक सैलरी जो लगाते हैं वो होते हैं, ठीक है? तो ये डिफरेंट-डिफरेंट है, इसमें भी डिफरेंट-डिफरेंट सीट पर अगर आप काम कर रहे हैं, तो आपको सिर्फ़ वही पर्टिकुलर काम देखना है। सीपीसी पीएलआई की हम बात कर रहे हैं, ठीक है? यहाँ पर अगर आप हैं, तो आप वही डेटा एंट्री का काम करेंगे, बॉन्ड्स बनाने का काम करेंगे। तो ऐसा है कि जब आप हेड ऑफ़िस में हैं, तो किसी एक सेक्शन में आप लगे हैं, तो आप उसी को ही देखेंगे, किसी अदर का काम आप नहीं सीख पाएँगे। क्योंकि यहाँ पर जो एम्प्लॉइज़ होते हैं सफिशिएंट अमाउंट में रहते हैं और वो डिफरेंट डिफरेंट वर्क को परफ़ॉर्म करते हैं, क्योंकि वो वर्क भी ज़्यादा रहता है, तो एक काम आप सफिशिएंट करेंगे। बट अगर आप सब ऑफ़िस में हैं, तो वहाँ पर एम्प्लॉइज़ की शॉर्टेज होने की वजह से आपको एक से ज़्यादा काम एक बार में परफ़ॉर्म करना रहता है, ठीक है? तो ये चीज़ें रहती हैं सब ऑफ़िस में। अच्छा, सब ऑफ़िस के जो ऑफ़िसेज़ होते हैं, ज़्यादातर क्या होते हैं, रूरल एरियाज़ में रहते हैं। ठीक है? आप किसी डिस्ट्रिक्ट में जाएँगे, तो आपको मेन ऑफ़िस में तो नहीं मिलेगा, किसी चौराहे पर या कहीं कोई मार्केट है छोटा, वहाँ पर आपको ये सब ऑफ़िसेज़ देखने को मिलेंगे। तो अगर आपको सब ऑफ़िस मिलता है और आप चाहते हैं कि आप डिफरेंट-डिफरेंट वर्क को स्टार्टिंग से ही करना स्टार्ट कर दें, तो वहाँ पर आपके लिए सब ऑफ़िस इम्पोर्टेंट हो जाता है, आपके लिए सही हो जाता है। और आप सिटी के अंदर रहना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर काम को आपको अलॉट कर दिया गया, आप उसी को बार-बार करते रहें, तो इ इसके लिए आपका हेड ऑफ़िस सबसे अच्छा होता है, ठीक है? तो अब हम थोड़ा से पॉइंट्स बता देते हैं कि अगर आप एचओ जॉइन करते हैं, एसओ जॉइन करते हैं, तो उसमें क्या पॉज़िटिव पॉइंट है और क्या नेगेटिव पॉइंट है। जैसे एचओ में क्या होता है, वर्क एक्सपोज़र तो हम नहीं कह सकते कि बहुत अच्छा होता है, क्योंकि एक टाइम में अगर एक काम आप कर रहे हैं, ठीक है? तो वर्क एक्सपोज़र में एसओ में बहुत अच्छा होता है, ठीक है? यहाँ पर सबसे अच्छा होता है क्योंकि आपको एक ही टाइम में कई टाइप के आप वर्क परफ़ॉर्म कर सकते हैं। और कभी-कभी क्या होता है कि किसी-किसी ऑफ़िस में वर्क ज़्यादा रहता है, तो आपको टाइम नहीं मिलेगा, अदरवाइज़ आपको काफ़ी यहाँ पर पीस रहता है, आप आराम से रह सकते हैं। और यहाँ पर क्या होता है कि सब ऑफ़िस में 2-3 कर्मचारी रहते हैं जो मिलकर के उस पूरे ऑफ़िस को सँभाल रहे होते हैं, तो ज़्यादा हाई प्रेशर आपके ऊपर अधिकारियों का नहीं रहेगा और आप आसानी से यहाँ पर काम को परफ़ॉर्म कर सकते हैं, ठीक है? हेड ऑफ़िस में क्या होता है कि ये मेन सिटी के अंदर रहता है और आपका डिविज़नल ऑफ़िस है, उसके आस-ही-पास रहता है, तो यहाँ पर आपको एक डर बना रहता है कि आपके सीनियर अधिकारी भी रहेंगे और आपको 6 टू 10 आपको ऑफ़िस रहना ही रहना है, ठीक है? 10 टू 6 आपको ऑफ़िस में रहना ही रहना है।
ठीक है? तो आप यहाँ पर अपने काम से या किसी चीज़ से आप मुँह नहीं मोड़ पाएँगे, आपको टाइमली आपको ऑफ़िस को अटेंड करना रहता है, ठीक है? नेक्स्ट चीज़ क्या होता है हेड ऑफ़िस में क्या होता है कि हेड ऑफ़िस में रहने से आपके जो कनेक्शंस हैं, वो काफ़ी अच्छे बन जाते हैं, ठीक है? क्योंकि क्या होता है जब आप हेड ऑफ़िस में काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर नंबर ऑफ़ एम्प्लॉइज़ ज़्यादा होने की वजह से आपकी जान-पहचान भी काफ़ी अच्छी बढ़ जाती है। और अगर आप किसी अकाउंट सेक्शन में हो या फिर सीपीसी पीएलआई में हो, कहीं भी हो, तो ज़्यादातर जो सब ऑफिस के लोग हैं वो आपको जानेंगे और बाय नेम जानेंगे या फिर ऑफिस में वो अक्सर उनका आना-जाना लगा ही रहता है, तो वो आपसे उनकी जो है काफ़ी मैचिंग हो जाएगी। बट सब ऑफिस में अगर आप हैं तो ज़्यादातर क्या होता है कि आपको सब ऑफिस के लोग ही जानेंगे या फिर ज़्यादातर एम्प्लॉइज़ आपको नहीं जान पाएँगे। लेकिन यहाँ पर क्या होता है काफ़ी पीस रहता है और काफ़ी रिस्पेक्टफुल जगह रहती है क्योंकि उस लोकेलिटी में जितने भी लोग आपके ऑफिस में आते हैं वो काफ़ी रिस्पेक्टफुल आप फ़ील करेंगे उनसे और वर्क में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं रहता है, ठीक है? यानी कि जो लोग रहते हैं वो काफ़ी पोलाइट होते हैं, ज़्यादातर जगह के लोग काफ़ी पोलाइट होते हैं। तो अगर आप उनसे जब काम के लिए रिक्वेस्ट करेंगे कि हाँ, अभी नहीं हो पाएगा कुछ भी है, तो वो काफ़ी पोलाइट होते हैं, वो चीज़ों को समझते हैं। क्योंकि पोस्ट ऑफिस क्या होता है बहुत ही लोगों से बहुत ही मतलब जड़ से जुड़ा हुआ है लोगों से, तो ये क्या होता है कि यहाँ पर लोग चीज़ों को समझते हैं बैंकिंग सेक्टर से और ये पोस्ट ऑफिस में काफ़ी डिफरेंस आता है लोगों की मेंटालिटी में भी। तो काफ़ी रिलाई करते हैं लोग, विश्वास करते हैं पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज़ पर। तो आपको यहाँ पर काफ़ी रिस्पेक्ट भी मिलने वाला है पब्लिक से, ठीक है? थर्टी थर्ड चीज़ क्या है कि अगर आप ये चाहते हैं कि पोस्ट ऑफिस में ही वर्क करना है और तो पोस्ट ऑफिस में वर्क करना और आप स्टडी भी प्रॉपर नहीं करना चाहते हैं, तो आप हेड ऑफिस को भी जॉइन कर सकते हैं, ठीक है? वरना आप जब सब ऑफिस को जॉइन करेंगे तो वहाँ पर वर्क प्रेशर तो रहेगा ही बट 2-3 लोग रहते हैं, तो आप आराम से मैनेज कर पाओगे और आप टाइम भी निकाल पाओगे अपनी स्टडी के लिए, ठीक है? तो ये चीज़ें रहती हैं। एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि एक वर्क और भी होता है, हेड ऑफिस हो या सब ऑफिस हो, ठीक है? आधार का काम रहता है, आधार बनाने का काम रहता है, ठीक है? तो चाहे हेड ऑफिस हो और चाहे सब ऑफिस हो, हेड ऑफिस में तो कंपल्सरी आधार सेंटर तो रहता ही है और लेकिन सब ऑफिस में सभी सब ऑफिस में आधार सेंटर नहीं रहता है। जैसे-जैसे रिक्वायरमेंट रहती है, तो उसी के हिसाब से वहाँ पर रहते हैं। जैसे कि कुछ सब ऑफिसेज़ हैं जहाँ पर मान लीजिए एरिया वहाँ पर काफ़ी बड़ा है और आस-पास कोई और आधार सेंटर नहीं है, तो वहाँ पर आधार सेंटर आपको मिल जाएगा और आप वहाँ पर पब्लिक का आधार बना सकते हैं और हेड ऑफिस में कंपल्सरी तो आधार सेंटर रहता ही रहता है। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि जब आप पोस्ट ऑफिस में जाएँ पीए बन करके, तो क्या आप डायरेक्टली आधार बना सकते हैं? तो ये क्वेश्चन है पर तो मैं आपको आंसर करूँगा कि नहीं। आप डायरेक्टली आधार नहीं बना पाएँगे, उसके लिए एक एग्ज़ाम देना पड़ता है, ठीक है? यूआईडीएआई एक एग्ज़ाम करवाती है, उसे आप पास करते हैं, यानी कि 60% मार्क्स लेकर के आते हैं, तभी आप जो है आधार के लिए आपकी एक आईडी अलॉट हो जाएगी और उस आईडी को लॉगिन करके, ठीक है? आप आधार बना पाएँगे, वरना आप आधार बनाने के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। तो बहुत सारे एम्प्लॉइज़ क्या होते हैं कि आधार की आईडी बना लेते हैं, उसके बाद से वो आधार बनाने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं और आधार बनाने का काम शुरू कर सकते हैं। अगर आपको आधार बनाने के लिए जब आप पोस्ट ऑफिस जॉइन करें, देखिए ये भी जो सीट होती है काफ़ी अच्छी सीट होती है। यहाँ पर क्या होता है कि आपका एक कह सकते हैं कि काफ़ी रिस्पेक्टफुल जॉब होती है क्योंकि जो है जितने भी लोग आधार बनवाने आते हैं आधार सेंटर पर तो वो बड़े अच्छे से बात करते हैं जितने पीए होते हैं या फिर कोई एम्प्लॉयी होता है। तो अगर आप यहाँ पर काम करेंगे तो आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लोग होते हैं, आप उनसे मिलेंगे और उनका वर्क करेंगे तो आपको इसमें काफ़ी अच्छा लगेगा। बट इसके लिए जो मैंने आपको बताया कि एग्ज़ाम क्वालीफाई करना होता है और काफ़ी आसान होता है। इसके बारे में अगर आपको पूरी डिटेल चाहिए तो मैं वीडियो जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक कर दूँगा। उस वीडियो को देख कर के आप पूरी जानकारी ले सकते हैं कि आप आधार कैसे बनाएँ, ठीक है? उसके लिए क्या-क्या ज़रूरी चीज़ें हैं, आपको कहाँ से पढ़ना है, कहाँ से क्या करना है। जैसे कि आपको पूरी प्रोसेस बताएँगे क्योंकि आधार का एग्ज़ाम देने के बाद ही सब कुछ नहीं होता है, उसके बाद अगला प्रोसेस भी होता है। कई सारी चीज़ें होती हैं, उसके बाद ही जाकर के आप आधार बना पाते हैं। क्योंकि आज के टाइम में आधार बनाना इतना आसान नहीं हो गया है, ठीक है? तो इसके बारे में अगर डिटेल चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दिया हूँगा मैं,
आप वहाँ से जाके पूरी वीडियो देख करके प्रोसीजर जान सकेंगे। ठीक है? तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताइएगा। और इसी के साथ चलते हैं, आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ।